नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरी पत्नी खुशी खुशी मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती थी, जबकि हमारी 3 बेटियां भी थी और जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। एक दिन मेरी पत्नी अपनी बहुत खूबसूरत सहेली को घर ले आई और मुझे कहने लगी, तुम इससे दूसरी शादी कर लो। फिर उसी रात उस लड़की से मेरी शादी करवा दी। फिर शादी के बाद मैंने पहली पत्नी से पूछा, मुझे अब बताओ तुमने मेरी दूसरी शादी क्यों करवाई? उसने जब वजह बताई तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। हमारी जिंदगी एक खूबसूरत सपने की तरह चल रही थी, जहां हर सुबह खुशियों का नया संदेश लेकर आती थी। मेरा नाम आदित्य शर्मा है और मैं एक मध्य वर्ग से ताल्लुक रखने वाला इंसान हूँ, जो अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत संतुष्ट और खुश था। मेरी दुनिया मेरी पत्नी अंजलि और मेरी 3 नन्ही परियों के इर्द गिर्द घूमती थी। अंजलि सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, बल्कि मेरे घर की रौनक और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून थी। वो एक बहुत संस्कारी और नेक औरत थी, जिसने हमारे इस छोटे से घर को स्वर्ग बना रखा था। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे और इन 7 सालों में हमने कभी एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। अंजलि की सबसे बड़ी खूबी उसका धैर्य और हर हाल में भगवान का शुक्रिया करना था। मैं जो कुछ भी कमा कर लाता, वो उसमें इस तरह बरकत डालती कि कभी हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। हमारी इस खूबसूरत गृहस्थ जीवन को भगवान ने 3 खूबसूरत बेटियों का आशीर्वाद दिया था, जो हमारे दिल का टुकड़ा थी। हमारी सबसे बड़ी बेटी का नाम माही था, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 6 साल थी। माही बिल्कुल अपनी माँ की तरह गंभीर और समझदार थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा मासूमियत से चमकती रहती थी। वो घर में सबसे बड़ी होने के नाते अपनी छोटी बहनों का बहुत ख्याल रखती थी। उससे छोटी हमारी दूसरी बेटी दिया थी, जो 4 साल की थी। दिया नाम की तरह ही मासूम और बहुत लाडली थी। उसकी शरारतें पूरे घर में फैली रहती थी और जब वो अपनी तोतली जुबान में बात करती तो मेरी दिन भर की थकान पल में गायब हो जाती थी। हमारी सबसे छोटी बेटी का नाम राधिका था, जो अभी सिर्फ 1.5 साल की थी। वो इतनी गोल मटोल और गोरी थी कि जो भी उसे देखता उसे गोद में लेता था। राधिका की मुस्कान हमारे पूरे घर के लिए रोशनी का काम करती थी। मेरी ये तीनों बेटियां ही मेरी पूरी दुनिया थी, जिनके लिए मैं दिन रात मेहनत करता था ताकि उन्हें हर खुशी दे सकूं। अंजलि एक ऐसी माँ थी जो बच्चों की परवरिश में कोई समझौता नहीं करती थी। वो सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले पूजा पाठ करती और फिर पूरे घर के लिए नाश्ता तैयार करती थी। मैं जब बिस्तर से उठता तो माही और दिया पहले ही तैयार होकर अपनी माँ के पास बैठी होती। अंजलि उनके बालों में सुंदर चोटी बनाती और प्यार से नाश्ता करवाती थी। वो नज़ारा मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा होता था। मैं अक्सर अंजलि को देखकर सोचता था कि मैं कितना खुशनसीब हूँ, जिसे इतनी नेक और सच्ची जीवन साथी मिली है। हमारे जीवन में कोई बड़ा बंगला, जहाँ महंगी गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन जो प्यार और सुकून हमारे पास था, वो शायद दुनिया के सबसे अमीर लोगों को भी नसीब नहीं होता था। हर शाम जब मैं ऑफिस से थका हारा घर लौटता तो दरवाजा खुलते ही माही और दिया मेरे पैरों से लिपट जाती और राधिका अपनी माँ की गोद में बैठी मुझे देखकर अपने नन्हे हाथ हिलाने लगती थी। अंजलि मुस्कुराकर मेरा स्वागत करती और तुरंत मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आती थी। वो मेरी हर जरूरत का इस तरह ख्याल रखती जैसे मैं कोई राजा हूँ, और सच में अंजलि ने मुझे अपने घर का राजा बना रखा था। हमारी बातचीत हमेशा बच्चों के भविष्य और हमारी छोटी छोटी खुशियों के बारे में होती थी। अंजलि अक्सर कहती थी, आदित्य, हमें अपनी बेटियों को बहुत अच्छा इंसान बनाना है। इन्हें धर्म और दुनिया दोनों की अच्छी शिक्षा देनी है। आसपास के लोग भी हमारी मिसाल देते थे। अंजलि का अपनी सास और मेरे बाकी घर वालों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार था। वो सब दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन अंजलि हमेशा फोन पर उनका हालचाल पूछती और उनकी
की ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। मेरी बेटियों की मासूमियत और अंजलि की नेकी ने हमारे घर के माहौल को हमेशा पवित्र रखा हुआ था। रविवार का दिन हमारे लिए सबसे खास होता था क्योंकि उस दिन मेरी छुट्टी होती थी। अंजलि सुबह से ही बच्चों की पसंद का खाना बनाती और हम सब मिलकर आंगन में बैठकर खाना खाते थे। माही और दिया आंगन में लगी छोटी सी क्यारी के पास बैठकर गुड़िया से खेलती और मैं राधिका को गोद में लिए अंजलि से बातें करता रहता था। अंजलि अक्सर कहती थी, आदित्य, मैं भगवान का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है कि उसने मुझे तुम्हारे जैसा पति और इतनी प्यारी बेटियां दी हैं। मैं हमेशा अंजलि का हाथ थाम कर कहता, अंजलि, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो शर्माकर अपनी नजरें झुका लेती और बच्चों को देखने लगती थी। उन दिनों हमारे घर में सिर्फ हंसी और खुशियाँ थी। किसी तरह का कोई गम या परेशानी हमारे पास भी नहीं आई थी। मुझे लगता था कि हमारी ये खुशियाँ हमेशा रहेंगी और हम हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी बिता देंगे। माही अब स्कूल जाने लगी थी और जब स्कूल से वापस आती तो अपनी माँ को पूरे दिन की कहानियाँ सुनाती थी। अंजलि बहुत धैर्य से उसकी हर बात सुनती और उसे अच्छी बातें सिखाती थी। दिया भी अपनी बड़ी बहन की नकल उतारने की कोशिश करती, जिस पर हम सब बहुत हंसते थे। राधिका ने अब धीरे धीरे कदम उठाना शुरू कर दिए थे और जब वो लड़खड़ाते हुए मेरे पास आती तो मेरा दिल भक्ति और शुक्रिया से भर जाता था। ये एक ऐसी पूरी और शांत दुनिया थी जिस पर किसी की भी नज़र नहीं लग सकती थी। अंजलि का प्यार और बेटियों की मासूमियत ने मुझे जिंदगी जीने का असली मकसद सिखा दिया था और मैं हर पल भगवान का शुक्रिया करता रहता था कि उसने मुझे इतनी शांत पारिवारिक जिंदगी दी है। एक दिन जब मैं ऑफिस के काम से थका हारा घर लौटा तो आंगन में दाखिल होते ही मुझे किसी की हंसी की आवाज आई। मैंने चौंक कर देखा तो अंजलि के साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। वो दोनों बहुत गहरी बातों में लगी हुई थी। मैंने उस लड़की को काफी समय बाद देखा था। वैसे तो वो दोनों बचपन की पक्की सहेलियां थी और एक ही मोहल्ले में पली बड़ी थी, लेकिन चूंकि मेरी नौकरी की वजह से हमारा शहर बदल गया था, इसीलिए वो सहेली पीछे छूट गई थी। अंजलि अक्सर उससे फोन पर लंबी लंबी बातें करती थी और मुझे भी बताती थी कि नंदनी उसकी जिंदगी की सबसे सच्ची दोस्त है। मगर आज वो खुद हमारे घर आई हुई थी और मैं उसे अचानक अपने सामने देखकर सच में हैरान रह गया था। नंदनी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और शांत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और उदासी भी थी जो छुपाए नहीं छुप रही थी। मुझे देखकर अंजलि का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और दौड़कर मेरे पास आई। उसने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए सोफे की तरफ ले गई जहां नंदनी बैठी हुई थी। अंजलि ने मुझे बिल्कुल अपने और अपनी सहेली के सामने बिठा दिया। मैं उसके इस प्यार भरे व्यवहार पर थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ और हैरान भी, क्योंकि वो आमतौर पर मेहमानों के सामने इतनी बेधड़क नहीं होती थी। मैंने सोफे पर बैठते ही नंदनी की तरफ देखा और औपचारिक मुस्कान के साथ नमस्ते की। नंदनी ने भी बहुत धीमी आवाज में मेरे नमस्ते का जवाब दिया और अपनी नजरें नीचे कर ली। वो काफी शर्मीली और संस्कारी लड़की लग रही थी। घर का माहौल बहुत खुशनुमा था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन उठ रही थी कि आखिर नंदनी इतने सालों बाद अचानक इस तरह दूसरे शहर हमारे घर कैसे आ गई। मैंने अंजलि की तरफ देखा जो लगातार मुस्कुरा रही थी
और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने सोचा कि शायद इन दोनों बचपन की सहेलियों को आपस में ढेरों बातें करनी होंगी और मेरे यहाँ बैठने से वो खुलकर बात नहीं कर पाएंगी। इसीलिए मैंने उठने का इरादा किया। मैंने अंजलि से कहा, मैं हाथ मुंह धोकर कमरे में जाता हूँ और तुम दोनों आराम से बातें करो। मैंने जैसे ही कमरे में जाने की कोशिश की तो अंजलि ने तुरंत मेरा हाथ दोबारा पकड़ लिया और मुझे रोकते हुए कहने लगी, आप अब कहीं नहीं जा रहे, आप बिल्कुल यही नंदिनी के साथ बैठो और इससे बातें करो। ये इतने सालों बाद हमारे घर आई है। मैं जल्दी से रसोई में जाकर आप दोनों के लिए चाय और कुछ खाने को बनाकर लाती हूँ। अंजलि की इस बात पर मैं और उलझ गया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं गैर लड़कियों के साथ अकेले बैठने में हिचकिचाता हूँ, लेकिन उस समय उसके कहने में एक अजीब सी जिद थी जो मुझे रोकने पर मजबूर कर रही थी। वो मुस्कुराती हुई रसोई की तरफ चली गई और मैं वहां नंदिनी के सामने अकेला बैठा रह गया। कमरे में एकदम शांति छा गई और मैं सोचने लगा कि अंजलि के मन में आखिर चल क्या रहा है। मैंने बस नंदिनी से ऐसे ही शालीनता से बातचीत शुरू की और उससे उसके घर वालों का हाल चाल पूछा। तो उसने एक गहरी सांस ली और अपनी नम आंखों से मुझे देखने लगी। उसने बताया कि उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद उसका पति एक भयानक सड़क हादसे में गुजर गया और अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो चुकी है। उसके माता पिता पहले ही गुजर चुके थे और पति की मौत के बाद उसके सगे भाई भाभी ने भी उसे जायदाद के चक्कर में से घर से निकाल दिया है और इस समय उसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है, इसीलिए वो मजबूर होकर यहाँ चली आई है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उसकी शादी के बारे में मुझे पता था, क्योंकि अंजलि ने मुझे बताया था, लेकिन उसके पति के अचानक गुजर जाने का मुझे बिल्कुल पता नहीं था। उसकी शादी के समय मेरी दूसरी बेटी दिया का जन्म होने वाला था, इसीलिए हम उसकी शादी में शामिल होने के लिए दूसरे शहर नहीं जा सके थे, क्योंकि अंजलि की तबीयत खराब थी और दूसरे शहर का लंबा सफर करने के लिए डॉक्टर ने हमें सख्ती से मना कर दिया था। मैंने नंदिनी से उसके पति की मौत का दिल से संवेदना जताई और उसे हौसला दिया। इतने में मेरी पत्नी अंजलि रसोई से चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में आ गई। मैंने तुरंत फ्रेश होने का बहाना बनाया और वहां से उठकर अपने कमरे में आ गया। मुझे दिल ही दिल में नंदिनी के हालात सुनकर बहुत दुख हो रहा था कि वो बेचारी इतनी छोटी उम्र में विधवा हो गई थी और दुनिया वालों ने उसे अकेला छोड़ दिया था। लेकिन कुछ ही देर बाद मेरी पत्नी अंजलि चाय रखकर मेरे पीछे कमरे में आई और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो मेरे करीब आई और कहने लगी कि आदित्य, मैंने नंदिनी को हमेशा के लिए हमारे ही घर में रहने को कह दिया है। इस बेचारी के पास इस समय रहने का कोई ठिकाना नहीं है। इसके अपने भाई भाभी ने भी इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया है। वो इतनी मासूम और अकेली लड़की इस जालिम दुनिया में कहाँ जाएगी। वो मुझसे सिर्फ थोड़ी सी मदद मांगने के लिए आई थी, लेकिन मैंने उसे हमेशा के लिए अपने ही घर में जगह दे दी है। अंजलि की ये बात सुनकर मैं एकदम हैरान रह गया और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने तुरंत उसे अपने पास बिठाया और कहा कि अंजलि, ये कैसे मुमकिन है? एक जवान लड़की को तुम हमारे घर में हमेशा कैसे ठहरा सकती हो? आखिर वो एक गैर औरत है और धर्म के हिसाब से भी ये ठीक नहीं है कि कोई गैर लड़की इस तरह हमारे साथ रहे। तुमने इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना कैसे कर लिया? मैंने अंजलि को अपने करीब बिठाया और बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की कि देखो अंजलि, 2-4 दिन की बात होती तो कोई परेशानी की बात नहीं थी। वो तुम्हारी सहेली है, हमारी मेहमान है, हम उसकी दिल से सेवा करते, लेकिन हम हमेशा के लिए उस लड़की को यहाँ इस तरह
अपने घर में नहीं रख सकते। आखिर समाज और लोग बातें बनाते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं कोई दूसरा इंतजाम करता हूँ। मैं शहर के किसी अच्छे और सुरक्षित महिला हॉस्टल वगैरह में कोई जगह देखता हूँ जहाँ वो इज्जत और सुरक्षा से रह सके। फिर तुम खुद उसे वहाँ शिफ्ट करवा देना ताकि वो भी परेशान ना हो। मेरी यह बात सुनकर अंजलि का चेहरा एकदम उदास हो गया और उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। वो बहुत दुखी आवाज में कहने लगी कि आदित्य इतने सालों बाद मेरी बचपन की इकलौती दोस्त रोती हुई मेरे पास आई है और आप उसे कुछ दिन भी हमारे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो इस समय बहुत तकलीफ में है। मैंने अंजलि को दोबारा समझाना चाहा कि अंजलि तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। इस तरह एक जवान और गैर लड़की को हमेशा अपने घर में रखना धर्म और नैतिक तौर पर ठीक नहीं है। लेकिन उसके बहते हुए आंसू देखकर मैं बिल्कुल खामोश हो गया क्योंकि मैं अंजलि को कभी रोते हुए नहीं देख सकता था। उस समय मैं किसी भी हालत में अपने घर का शांत माहौल खराब नहीं करना चाहता था। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे दिल में पूरा अंदाजा था कि नंदिनी खुद भी एक स्वाभिमानी लड़की है। वो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेगी। वो जितनी देर सोफे पर बैठी रही उसकी बातचीत और तौर तरीकों से साफ जाहिर था कि वो भी एक बहुत शरीफ और अच्छे चरित्र की लड़की थी जो सिर्फ हालात की मारी थी। मैंने सोचा कि चलो अभी अंजलि बाबुक हो रही है, जब नंदिनी के हालात थोड़े बेहतर होंगे तो वो खुद ही अपने लिए कोई रास्ता निकाल लेगी जहाँ मैं उसके लिए किसी जगह नौकरी और रहने का बंदोबस्त कर दूंगा। यही सोचकर मैंने चुप्पी अपना ली और अंजलि के आंसू पोंछते हुए उसे तसल्ली दी कि चलो ठीक है, तुम अभी इसे आराम करने दो, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। अंजलि ने नम आंखों से मुझे देखा और उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून फैल गया, जैसे उसे जिंदगी की सबसे बड़ी मुराद मिल गई हो। रात का खाना हम सबने एक साथ ही खाया था। मैं सारा समय नजरें झुकाए बैठा रहा था क्योंकि एक गैर औरत के सामने बैठकर खाना खाना मेरे लिए वैसे ही बहुत मुश्किल था। नंदिनी भी कुछ शर्मिंदा सी नजर आ रही थी और वो भी लगातार अपनी नजरें नीचे किए हुए थी, लेकिन अंजलि बहुत ज्यादा खुश थी। उसने नंदिनी के आने की खुशी में बहुत सारी चीजें बनाई थी और वो हर चीज बार बार नंदिनी के आगे रखती और जबरदस्ती उसकी प्लेट में खाना डालती थी। मैं खामोशी से बस ये सब देख रहा था और अंजलि की इस हद से ज्यादा खुशी पर दिल ही दिल में हैरान हो रहा था। फिर बच्चियों ने खाना खाया तो मैं उन्हें सुलाने के लिए ले गया क्योंकि बच्चियां बहुत छोटी थी और उनके सोने का समय हो चुका था। उन्हें अपने कमरे में लिटाकर और प्यार करके मैं अपने कमरे में आ गया और अंजलि का इंतजार करने लगा ताकि उससे इस मामले पर दोबारा शांति से बात कर सकूं। लेकिन घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ती जा रही थी मगर अंजलि कमरे में नहीं आई थी। वो बाहर आंगन में नंदिनी के पास ही बैठी हुई थी। इंतजार करते करते रात के 2 बज गए और फिर मुझे बहुत ज्यादा थकान की वजह से नींद आ गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो अंजलि बाथरूम से नहाकर निकल रही थी और तैयार हो रही थी। मैंने बिस्तर पर बैठते ही उसकी तरफ थोड़ी नाराजगी से देखा और कहा कि रात मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, तुम तो अपनी दोस्त से ही चिपक कर बैठ गई और अपने पति का ख्याल ही भूल गई। मेरी ये बात सुनकर वो जोर से हंसी और उसकी हंसी में एक अजीब सी मिठास थी। वो हंसते हुए कहने लगी कि इतने समय बाद मेरी बचपन की दोस्त आई है, अब तो मैं उसके साथ ही रहूंगी और उसके साथ समय बिताऊंगी। आप जरा अपना धैर्य बढ़ा ले और सब्र करना सीखें। अंजलि की ये मजाक भरी बात सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में लिया और उसके कान में धीरे से कहा कि जान, हम पर ऐसा जुल्म मत करो, तुम्हारे बिना ये रातें काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अंजलि ने मुस्कुराकर मुझे देखा और मेरी पकड़ से निकलते हुए रसोई की तरफ चली गई ताकि सबके लिए नाश्ता तैयार कर सके। दिन गुजरते जा रहे थे और हमारे घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। अब अंजलि ज्यादातर समय नंदिनी के साथ ही बिताती थी
यहाँ तक कि सुबह रसोई में नाश्ता बनाने से लेकर रात के बर्तन धोने तक नंदनी हर समय अंजलि के साथ रसोई में खड़ी रहती थी। शुरू शुरू में मुझे लगा कि ये सिर्फ दो बचपन की सहेलियों का प्यार है जो इतने सालों बाद मिलने की वजह से उमड़ आया है, लेकिन समय के साथ साथ नंदनी ने मेरे बच्चों के दिलों में भी अपनी जगह बनाना शुरू कर दी थी। माही और दिया जो पहले अपनी हर जरूरत के लिए अपनी माँ के पीछे भागती थी, अब वो सुबह उठते ही नंदनी दीदी पुकारने लगती थी। नंदनी सुबह जल्दी उठकर दोनों बच्चियों को नहलाती धुलाती, उनके स्कूल के कपड़े प्रेस करती और उन्हें बहुत प्यार से तैयार करके स्कूल भेजने की पूरी जिम्मेदारी खुद निभाने लगी थी। वो उनके पसंद का लंच बॉक्स तैयार करती और जब स्कूल की वैन आती तो उन्हें खुद बाहर तक छोड़कर आती थी। माही और दिया भी नंदनी से इतनी घुल मिल गई थी कि स्कूल से वापस आते ही अपनी माँ की बजाय नंदनी को ढूंढती थी और अपने पूरे दिन की बातें उसे सुनाती थी। नंदनी भी बहुत धैर्य और प्यार से उनकी बातें सुनती और फिर दोपहर को उन्हें अपने पास बिठाकर स्कूल का होमवर्क करवाना शुरू कर देती थी। वो बच्चों को पढ़ाने में इतनी माहिर थी कि माही और दिया का पढ़ाई में मन लगने लगा था। यहाँ तक कि नन्ही राधिका जो अभी बहुत छोटी थी, वो भी नंदनी की गोद में जाने के लिए रोती थी और नंदनी उसे घंटों अपनी गोद में लोरी सुनाती रहती थी। ये सब देखकर मुझे शुरू में अच्छा लगा, लेकिन जब मैंने देखा कि अंजलि खुद को बच्चों से बिल्कुल दूर कर रही है तो मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट ने जन्म लिया। अंजलि अब अक्सर चुप बैठकर उन सबको देखती रहती थी और जब घर का सामान जहाँ राशन लेने जाना होता तो वो अकेली नहीं जाती थी, बल्कि नंदनी को अपने साथ लेकर बाजार जाती थी। बाजार की छोटी से छोटी चीज खरीदने में भी वो नंदनी की राय लेती थी, जैसे इस घर पर अब अंजलि का नहीं बल्कि नंदनी का हक हो। वो धीरे धीरे घर की चाबियां, रसोई का काम और बच्चों की पूरी जिंदगी नंदनी के हवाले कर रही थी। मुझे अंजलि का ये रवैया बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। एक दिन जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मैंने देखा कि माही को हल्का सा बुखार था, लेकिन अंजलि अपने कमरे में लेटी हुई थी और नंदनी माही के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तुरंत अपने कमरे में अंजलि के पास गया। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ था। मैंने उसके पास बैठकर बहुत गंभीरता से कहा कि अंजलि, ये सब क्या चल रहा है? आखिर तुमने अपने ही घर और बच्चों से इस तरह दूरी क्यों अपना ली है? माही को बुखार है और उसकी माँ यहाँ कमरे में आराम कर रही है, जबकि नंदनी बाहर बच्चों को संभाल रही है। मुझे तुम्हारा ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तुम हर मामले में नंदनी को शामिल मत करो, वो हमारी मेहमान है। कुछ दिन की बात अलग थी, लेकिन अब तुमने अपने पूरे घर का काम उसके हवाले कर दिया है। स्कूल का होमवर्क हो, बच्चों को नहलाना हो, जहाँ घर का सामान लाना हो, तुम हर जगह नंदनी को आगे कर देती हो। आखिर वो एक गैर लड़की है, कल को लोग बातें बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि तुम इस घर की मालकिन हो, बच्चों की माँ हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालनी चाहिए। हर काम नंदनी से करवाना ठीक नहीं है। मेरी ये बात सुनकर अंजलि का चेहरा एकदम चिंतित और उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे और उसे मेरी ये बात बहुत बुरी लगी। उसने मुझे देखते हुए धीमे लेकिन भरे हुए लहजे में कहा कि आदित्य, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? नंदनी मेरी सहेली है, वो कोई गैर नहीं है। और अगर वह प्यार से मेरे बच्चों को संभाल रही है और मेरा हाथ बटा रही है तो इसमें बुराई क्या है? क्या आपको मुझ पर या मेरी नीयत पर शक है? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरे घर के काम अच्छे से हों। अंजलि को बुरा लगता देखकर मैंने बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील हो रही थी। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अंजलि नंदनी की बेबसी का नाजायज फायदा उठा रही हो। नंदनी का विधवा होना और इस दुनिया में बिल्कुल अकेला होना, उसे शायद हमारे घर की नौकरानी बनाया गया था
और ये बात एक गैर मर्द होने के नाते मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे लगता था कि अंजलि उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर अपने सारे काम उससे करवा रही है। मैंने इसी चिंता में एक बार फिर बहुत नरमी से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। मैंने अंजलि का हाथ थामकर कहा, देखो अंजलि, वो एक विधवा औरत है, मजबूर और परेशान है। उसका इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। तुम अगर जबरदस्ती से हमारे घर का कामकाज सौंपोगी, बच्चों को संभालने को कहोगी, तो वो तुम्हारे एहसान तले दबी होने की वजह से मजबूरन ये सब करेगी। लेकिन वो हमारे बच्चों को वो सच्ची मोहब्बत और ममता थोड़ी दे सकती है जो तुम अपनी सगी बेटियों को देती हो। माँ का नाम कोई नहीं ले सकता। अंजलि, मुझे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम आराम करो और वो बेचारी पूरा दिन नौकरानियों की तरह तुम्हारे पीछे रसोई और बच्चों में लगी रहे। बेहतर ये है कि अब हम इसे किसी हॉस्टल भेजने का इंतजाम करते हैं, यहाँ वो इज्जत से रहे। मैं कल ही शहर के एक अच्छे और सुरक्षित महिला हॉस्टल में जाकर सारी जानकारी लेता हूँ और फिर खुद अपनी निगरानी में उसे वहाँ शिफ्ट करवाता हूँ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया था और हमेशा के लिए नंदिनी से जान छुड़वाने का फैसला कर लिया था ताकि मेरा घर पहले की तरह शांत हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने हॉस्टल का नाम लिया, अंजलि ने तड़प कर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने मुझे देखते हुए एक ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अंजलि ने मेरे दोनों हाथ अपने कांपते हुए हाथों में लिए और रोते हुए कहने लगी, आदित्य, वो कोई नौकरानी नहीं है और ना ही मैं उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही हूँ। वो इस घर की नौकरानी नहीं, बल्कि इस घर की अगली मालकिन है। मैं चाहती हूँ कि तुम नंदिनी से दूसरी शादी कर लो। वो मेरी सहेली जरूर है, लेकिन अब मैं उसे तुम्हारी पत्नी और अपनी बेटियों की दूसरी माँ के रूप में देखना चाहती हूँ। तुम तुरंत उससे शादी के लिए हाँ कर दो। अंजलि के मुंह से ये शब्द निकलते ही मुझे लगा जैसे मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। मैं हक्का बक्का उसे देखने लगा और जुबान जैसे बंद हो गई हो। मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरी प्यार करने वाली पत्नी मुझे किसी दूसरी औरत के हवाले करने की बात करेगी, वो भी इतनी खुशी और जिद के साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी बात पर हंसूं या रोऊं, क्योंकि ये एक ऐसा झटका था जिसने मेरी पूरी सोच और मेरी खुशहाल दुनिया को हिलाकर रख दिया था। मेरा पूरा शरीर गुस्से की आग में जलने लगा था और मेरे अंदर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसे संभालना मेरे बस में नहीं था। मैं एक झटके से बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ और मेरी मुट्ठियां सख्ती से भींच गई। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं अंजलि के साथ क्या करूं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी अंजलि से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन उस समय मेरा धैर्य जवाब दे चुका था। मैंने बहुत गुस्से और ऊंची आवाज में अंजलि से कहा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इतनी बेकार और घटिया बात करने की। क्या तुम पागल हो गई हो? जहाँ तुम्हारी अकल पर कोई पर्दा पड़ गया है। मैं मजाक में भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम मुझे हकीकत में दूसरी शादी करने को कह रही हो। मैं तो पहले ही दिन से इस लड़की को इस घर में रखने के सख्त खिलाफ था। मुझे पता था कि किसी गैर औरत का इस तरह हमारे निजी माहौल में रहना एक दिन कोई ना कोई बड़ा मसला खड़ा करेगा, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और अपनी जिद पर अड़ी रही। अब मुझे साफ समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या पक रहा है। ना जाने इस नंदिनी ने तुम्हारे मासूम दिमाग में क्या बातें डाल दी हैं। वो एक चालाक औरत है जिसे हमारा हंसता खेलता और बना बनाया घर दिख रहा है। उसे मेरी प्यारी औलाद नजर आ रही है और हमारी खुशहाल जिंदगी देखकर उसके दिल में लालच आ गया है। इसीलिए शायद वो ये चाहती है कि किसी न किसी तरह मुझसे शादी करके हमेशा के लिए इस घर पर और मेरी जिंदगी पर कब्जा कर ले। मैं अब तक उसे एक मजबूर और बेबस विधवा औरत समझकर उस पर तरस खा रहा था, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो रहा था कि उसकी नीयत में बहुत खोट है।
वो कोई बेचारी नहीं बल्कि एक बहुत चालाक औरत है जिसने हमदर्दी का ढोंग रचाकर पहले तुम्हारा भरोसा जीता और वो तुम्हारे ही जरिए मेरे घर पर कब्जा करना चाहती है। अंजलि, तुम इतनी भोली कैसे हो सकती हो कि एक बाहर की औरत के कहने पर अपने सुहाग को किसी और के हवाले करने के लिए तैयार हो गई हो। मैं एक पल के लिए भी अब उस औरत का चेहरा इस घर में नहीं देखना चाहता। मैं कल सुबह का भी इंतजार नहीं करूंगा। मैं कल ही सबसे पहले उसे यहाँ से निकालूंगा और उसका सारा सामान बाहर फेंक दूंगा ताकि उसे पता हो कि किसी का घर बर्बाद करने का अंजाम क्या होता है। मैं गुस्से में ये सब बोलता जा रहा था और मेरी सांस फूल रही थी। अंजलि बिस्तर पर बैठी रोए जा रही थी और उसके पास मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं गुस्से की इसी हालत में बड़बड़ाता हुआ और लाल पीला होता हुआ जैसे ही कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो दरवाजे के पास पहुंचते ही मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरी नज़र सामने खड़ी नंदनी पर गई जो बिल्कुल दरवाजे की ओट में खड़ी हमारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक गहरा दर्द और शर्मिंदगी के भाव थे, लेकिन उस समय इससे ज़्यादा तकलीफदेह मंजर ये था कि उसकी गोद में मेरी छोटी सी बेटी माही थी जो तेज बुखार में तप रही थी और उसका मासूम चेहरा बीमारी की वजह से बिल्कुल मुरझाया हुआ था। नंदनी ने माही को अपने सीने से लगा रखा था और उसकी अपनी आंखों से लगातार आंसू बहकर माही के बालों में गिर रहे थे। वो बिल्कुल शांत खड़ी थी जैसे उस पर कोई बिजली गिर गई हो। उसकी आंखों में डूबता हुआ दुख और सदमा साफ बता रहा था कि जो कुछ मैंने उसके बारे में अभी कमरे में कहा था उसने उसका दिल छलनी कर दिया है। लेकिन उस समय मुझ पर गुस्से का भूत सवार था और मुझे उसके आंसू सिर्फ एक नया नाटक लग रहे थे। मैंने उसकी तरफ एक बहुत नफरत भरी नजर डाली जैसे वो कोई गुनहगार हो और बिना कुछ बोले उसे रास्ते से हटने का इशारा किया। नंदनी ने तुरंत रोते हुए अपनी नजरें झुका ली और एक तरफ हो गई। मैं तेज कदम उठाता हुआ आंगन को पार करके घर से बाहर निकल गया था। बाहर घना अंधेरा था और रात के सन्नाटे में सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। मेरे दिमाग में अंजलि की कही हुई बातें और नंदनी का वो रोता हुआ चेहरा किसी फिल्म की तरह घूम रहे थे। मैंने गुस्से और झुंझलाहट में अपनी गाड़ी स्टार्ट की और सड़कों पर तेज गाड़ी दौड़ाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं और इस मानसिक पीड़ा से कैसे छुटकारा पाऊं जो मेरी अपनी ही पत्नी ने मुझे दी थी। गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। मैं काफ़ी देर तक शहर की सड़कों पर बिना मकसद घूमता रहा और फिर जब मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो मैंने गाड़ी का रुख अपने सबसे पुराने और सच्चे दोस्त रोहन के घर की तरफ मोड़ दिया। रोहन मेरा वो दोस्त था जिससे मैं अपने दिल की हर बात शेयर करता था और वो हमेशा मुझे बेहतरीन सलाह देता था। रात के उस समय जब मैं रोहन के घर पहुंचा तो वो मुझे इस हाल में देखकर बहुत चौंक गया। मेरा चेहरा गुस्से से लाल था और बाल बिखरे हुए थे। रोहन ने तुरंत मुझे अंदर बुलाया और मुझे पानी का गिलास देते हुए पूछा कि आदित्य, सब ठीक तो है? इस समय तुम्हारी ये हालत क्यों हो रही है? क्या भाभी से कोई झगड़ा हुआ है? मैंने एक ही सांस में पानी का गिलास खत्म कर दिया और सोफे पर बैठ के अपना सिर दोनों हाथ में थाम लिया। मैंने रोहन को देखा और भरी हुई आवाज में कहा कि रोहन, आज मेरे घर में जो कुछ हुआ है उसने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया है। अंजलि ने मुझसे एक ऐसी मांग की है जो कोई भी आत्मसम्मानी पति बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चाहती है कि मैं उसकी सहेली नंदनी से दूसरी शादी कर लूं। रोहन मेरी बात सुनकर हैरानी से गूंगा हो गया और मुझे यकीन दिलाने के लिए कहने लगा कि तुम जरूर कोई मजाक कर रहे हो। अंजलि भाभी ऐसा कभी नहीं कह सकती। मैंने रुहासा सा होकर उसे पूरी कहानी विस्तार से सुनाई कि किस तरह नंदनी हमारे घर आई और किस तरह अंजलि ने धीरे धीरे अपने सारे अधिकार उसके हवाले किए हैं और अब वो मुझ पर दबाव डाल रही है कि मैं दूसरी शादी कर लूं। रोहन ने मेरी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी
और कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा कि आदित्य भाभी एक बहुत नेक और समझदार औरत है। वो बिना किसी बड़ी वजह के इतना बड़ा फैसला कभी नहीं कर सकती। इस पूरे मामले में कोई ना कोई ऐसी गहरी बात जरूर है जो तुमसे छुपाई जा रही है। तुम्हें गुस्सा छोड़कर इस बात की तह तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक प्यार करने वाली पत्नी कभी भी अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ बांटने का सपने में भी नहीं सोच सकती, जब तक कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो। मुझे अपने दोस्त रोहन की बात सच में समझ आ गई थी, और अब मेरे दिमाग को भी ये समझ आ रहा था कि कोई ना कोई ऐसी बड़ी वजह जरूर होगी जिसने अंजलि जैसी सच्ची पत्नी को इस मोड़ पर ला खड़ा किया। मगर वो वजह मुझे मेरी पत्नी ही बता सकती थी, और इसके लिए मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना था। मैं आधी रात के समय घर लौटा तो पूरे घर में गहरा सन्नाटा और खामोशी थी। मैंने दबे कदमों बच्चों के कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो मेरी तीनों मासूम बच्चियां नंदनी के साथ बच्चों के कमरे में गहरी नींद सो रही थी। नंदनी का चेहरा अब भी उदास था, जैसे वो रोते रोते सोई हो। मैं वहां से हटकर अपने कमरे में आया तो देखा कि अंजलि बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसका चेहरा रो रो कर बुरी तरह सूज चुका था। मेरे कदमों की आवाज सुनकर उसने आंखें खोली और मुझे देखकर बहुत नाराजगी से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैं अब बिल्कुल शांत हो चुका था। मैंने उसके पास बैठकर बहुत नरमी से उसका कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में थामा और कहा कि अंजलि, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मेरी बात सुनकर वो तड़प उठी और गुस्से और दर्द में कहने लगी कि आदित्य, आपने नंदनी के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब सरासर झूठ और गलत है। आप कैसे उस मासूम और बेचारी लड़की पर इतना बड़ा आरोप लगा सकते हैं? उसने मुझे ये सब करने को बिल्कुल नहीं कहा था, और ना ही उसके दिल में ऐसा कोई लालच है। ये सब कुछ मेरा अपना फैसला था, और मैंने खुद से ये सोचा है। मैंने अंजलि की बात बहुत धैर्य से सुनी और उसे दोबारा प्यार से समझाने की कोशिश की कि अंजलि, तुम जो कह रही हो वो एक नामुमकिन बात है। तुम एक पुरुष की मनोवृत्ति नहीं समझती। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे अपनी मासूम बच्चियों से बहुत प्यार है, और मैं अपनी हंसती खेलती जिंदगी को किसी भी मुश्किल या परीक्षा में नहीं डालना चाहता। मेरी जिंदगी और मेरे दिल में तुम्हारे अलावा किसी दूसरी औरत की कोई जगह नहीं है। मैं अपने इस छोटे से घर में तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादा खुश और संतुष्ट हूँ। रही बात नंदनी की, तो तुम्हारे कहने पर मैंने उसे इस घर में सिर छुपाने की जगह दी है। मैं उसे अपने घर में तो रख सकता हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी और अपने दिल में उसे कभी जगह नहीं दे सकता। मेरी ये बात सुनकर अंजलि ने अचानक बहुत मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी बिनती और कमजोरी थी। वो रोते हुए कहने लगी कि आदित्य, वो एक विधवा औरत है, मजबूर है और हालात की मारी हुई है। आपने ही तो कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि हम किसी रिश्ते के बिना इसे ज्यादा समय अपने घर में नहीं रख सकते, और सच में आपकी ये बात बिल्कुल सही है। अब तो मोहल्ले वाले और आसपास के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि वो किस रिश्ते से जहां हमारे साथ रह रही है। लोग बातें बना रहे हैं, इसीलिए आप सिर्फ मेरी खातिर उससे शादी कर लें। बस एक बार जिंदगी में ये मेरी बात मान जाएं, वरना मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ये घर और बच्चों को हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, और आप फिर कभी मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। अंजलि की इस आखिरी धमकी ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उसकी आंखों में झलकता हुआ डर और सच्चाई मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि वो सच में अपनी बात पर कायम है। मैं हैरान था कि जो पत्नी एक पल के लिए बच्चों से दूर नहीं होती थी, वो आज बच्चों और घर को छोड़कर जाने की बात कर रही थी। मुझे लगा कि वो सिर्फ मुझे डराने के लिए ये सब कह रही है, और अपनी 3 मासूम बच्चियों के प्यार में वो कभी भी ऐसी खतरनाक हरकत नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने एक बार फिर बहुत साफ और सख्त शब्दों में उसकी इस मांग को ठुकरा दिया और साफ इनकार कर दिया। मगर अगले ही दिन जब मैं ऑफिस से वापस आया
तो मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी पत्नी अंजलि ने अपना सारा सामान एक बड़े बैग में बांध लिया था। वो सच में घर और बच्चों को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। माही और दिया उसका दुपट्टा पकड़कर रो रही थी और नन्ही राधिका फर्श पर बैठी चिल्ला रही थी, जबकि नंदनी एक कोने में खड़ी बेबसी से अपने आंसू पोंछ रही थी। कुछ देर तक तो मैं बहुत हैरानी और खामोशी से ये सब तमाशा देखता रहा। मुझे लगा कि वो अब भी सिर्फ नाटक कर रही है, मगर जब उसने अपना बैग उठाया और बच्चियों के रोने की परवाह किए बिना सचमुच घर की दहलीज लांघने लगी, तो मजबूरन मेरा सारा घमंड टूट गया। मैंने तड़प कर आगे बढ़कर बहुत मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से और बेबसी से कांपती हुई आवाज में कहा कि अंजलि, अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। मैं नंदनी से दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि इस फैसले के बाद सारी जिंदगी तुम्हें जो पछताना पड़ेगा, तुम्हें खुद अंदाजा नहीं होगा कि तुमने अपने ही हाथों अपने हंसते खेलते घर के साथ क्या किया है। मेरी इस बात पर अंजलि ने अपने आंसू भरी आंखों से मुझे देखा। उसकी आंखों में दुख भी था और एक अजीब सा सुकून भी। वो अपने बहते हुए आंसुओं को साफ करते हुए धीमे लहजे में कहने लगी कि आदित्य, मैं आपको और अपनी बेटियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं ये सब बहुत सोच समझ कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि मुझे अपने इस फैसले पर जिंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। अंजलि का ये यकीन देखकर मैं अंदर से बिल्कुल खामोश हो गया। मुझे समझ आ गया था कि अब विरोध का कोई फायदा नहीं है। उसने जिद पकड़ ली थी और इस जिद के आगे मुझे घुटने टेकने ही पड़े थे, क्योंकि मैं अपनी बेटियों को माँ की ममता से मरहूम नहीं रख सकता था और ना ही अंजलि को खोना चाहता था। लेकिन मेरे दिल में नंदनी के लिए नफरत और अंजलि के इस फैसले पर गुस्सा और बढ़ गया था। मैंने अंजलि का हाथ छोड़ा और बिना नंदनी की तरफ देखे अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंजलि की जिद और दीवानगी का ये हाल था कि मुझे लगा वो होश हवास खो बैठी है। मेरे सख्त इनकार और विरोध के बावजूद उसने किसी की परवाह नहीं की। जैसे ही मैंने जुबान से हामी भरी, उसने तुरंत अपने मोबाइल से मेरे करीबी दोस्तों को फोन मिलाया। उसने बड़े भरोसे से उनसे कहा कि आप लोग तुरंत पंडित जी को साथ लेकर हमारे घर पहुंचे। दोस्त उसकी बात सुनकर हैरान जरूर हुए थे, लेकिन अंजलि से वो कुछ ना पूछ सके। मैं बस एक कठपुतली की तरह बैठा रहा। मेरा दिल इस फैसले के खिलाफ चीख रहा था, मगर अंजलि की आंखों में झलकती वो अजीब सी जिद के सामने मैं बेबस था। दोस्तों और पंडित जी की मौजूदगी में बहुत सादगी और तेजी से एक ऐसे रिश्ते पर दस्तखत हो गए जिसकी मुझे कोई इच्छा नहीं थी। शादी खत्म होते ही अंजलि ने नंदनी का हाथ पकड़ा और उसे बच्चों के कमरे की तरफ ले गई, जैसे वो कोई खोई हुई चीज वापस अपनी जगह रख रही हो। उसने बहुत प्यार से बच्चों को नंदनी के हवाले किया और खुद मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। घर में एक बारी खामोशी छा गई थी। माही, दिया और राधिका, जो पहले अपनी माँ के पास रहने की आदी थी, अब नंदनी के आसपास जमा और नंदनी उन्हें बहलाने में लगी हुई थी। मैं गुस्से और उलझन में बिखरा हुआ सीधा अंजलि के कमरे में पहुंचा। वो वहां बिस्तर के किनारे बहुत सुकून से बैठी थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। उसका सुकून देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैं उसके पास जा बैठा और कड़वे लहजे में पूछा कि तुम्हारी मर्जी पूरी हो गई अंजलि, मैंने तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर दी जिसने मेरा घर, मेरा सुकून और मेरी खुशियां बर्बाद कर दी हैं। अब तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने मुझे क्यों मजबूर किया? क्या सिर्फ इसीलिए कि वो एक विधवा है और उसे सहारे की जरूरत है? क्या इस एक हमदर्दी के लिए तुमने अपने सुहाग को किसी और के साथ बांट लिया? मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो बस धीमे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक ऐसा गहरा राज छुपा था जो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था।
उसने धीरे से ना में सिर हिलाया, जैसे कहना चाह रही हो कि वजह कुछ और है जिसका मुझे अंदाजा तक नहीं था। अंजलि मेरे करीब आई और मेरी आंखों में देखते हुए बहुत धीमी मगर शांत आवाज में बोली कि आदित्य नंदिनी के पति ने मरते समय अपनी सारी जमीनें और संपत्ति नंदिनी के नाम कर दी थी। इसके पास इस समय करोड़ों की जायदाद है जिसका अंदाजा किसी को नहीं है। जब नंदिनी ने मुझे ये सब कुछ बताया तो मैंने तुरंत इसे अपने घर में जगह देने का फैसला किया ताकि वो अकेली ना रहे। फिर जब मैंने खुद उसके कागजात देखे और अंदाजा लगाया कि वो कितनी बड़ी जायदाद की मालिक है, तो तभी मैंने ये योजना बनाई कि तुम्हारी इससे शादी करवा दूं। अब तुम अपने प्यार और नज़दीकी से इसे जीत लो और वो सारी जायदाद कानूनी तौर पर अपने नाम कर लो। जब एक बार ये दौलत हमारे हाथ आ जाएगी तो मैं नंदिनी को खुद ही यहाँ से धक्के देकर निकाल दूंगी और फिर हम सब आराम से रहेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे ऊपर जैसे आसमान गिर पड़ा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी इतना घिनौना और बड़ा खेल खेलेगी, वो भी अपनी इस दोस्त के साथ जिसने उस पर आंखें बंद करके भरोसा किया था। अंजलि ने अपनी सहेली की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे हमारे घर बुलाया और अब वो उसे लूटकर बेघर करना चाहती थी। अंजलि ने अपनी बात जारी रखी कि अब तुम नंदिनी के पास जाओ और प्यार से उसे जीतने की कोशिश करो। एक बार करोड़ों की जायदाद हमारे नाम हो जाए तो मेरी बेटियों का भविष्य संवर जाएगा और फिर हम सब हमेशा के लिए ऐश करेंगे। फिर वो खुद ही उठी और उसने बच्चों को आवाज देकर दूसरे कमरे में बुला लिया। तीनों बच्चियां वहां से निकलकर हमारे कमरे में आ गई तो उसने मुझे मतलब बड़ी नजरों से देखा और इशारा किया कि मैं तुरंत नंदिनी के कमरे की तरफ चला जाऊं। अब जबकि मैं शादी कर ही चुका था और अपनी पत्नी की ये बदनीति और लालच में जान चुका था, इसीलिए मैं किसी भी बहस के बिना खामोशी से नंदिनी के कमरे की तरफ चल पड़ा। नंदिनी एक टूटी हुई और बिखरी हुई औरत थी और मेरी पत्नी उसे और तोड़कर उसकी दौलत हथिया लेना चाहती थी। मैं जब उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो मेरी दस्तक सुनकर सहम गई और फिर मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी। वो माफ़ी मांगने लगी क्योंकि उसे अंदाजा था कि मैंने उसे किसी दबाव और मजबूरी के तहत स्वीकार किया है। मैंने उसे थामा और सीने से लगा लिया। मेरा दिल अचानक ही उस मजबूर औरत की तरफ झुक गया। शायद ये शादी के रिश्ते की पवित्रता थी या फिर मेरी पत्नी का वो चेहरा जो पहली बार मेरे सामने पूरी तरह नंगा हुआ था। मैंने नंदिनी के साथ बहुत प्यार और हमदर्दी से व्यवहार किया और उसे उसके पूरे अधिकार दिए। वो मेरी परवाह पाकर काफ़ी संतुष्ट हो चुकी थी। उसने खुद मुझे बताया कि सच में उसके गुजरे हुए पति ने सारी ज़मीनें उसके नाम की हैं और उसके पास सारे कानूनी कागजात मौजूद थे जो वो सब कुछ मेरे हवाले करना चाहती थी। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि मुझे उस दौलत का कोई लालच नहीं था। मुझे सिर्फ उस औरत की इस साजिश से बचाना था। मेरी पत्नी हर दिन मुझ पर दबाव डालती कि मैं नंदिनी के साथ समय बिताऊं जब तक वो सब कुछ मेरे नाम नहीं करती और उसने ये शर्त भी लगा दी थी कि मैं नंदिनी से संतान पैदा नहीं करूंगा। लेकिन मैंने नंदिनी को अपनी पत्नी का ये सारा प्लान बताए बिना उसके साथ ऐसे पल बिताए कि वो जल्द ही गर्भवती हो गई। जब ये खबर अंजलि को मिली तो वो पागल हो गई। वो चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द जायदाद लेकर इसे बाहर निकाल दूं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। नंदिनी इसी घर में रहेगी और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर अंजलि का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में आकर अपना सारा प्लान खुद ही नंदिनी के सामने बता दिया कि वो तो सिर्फ जायदाद के लिए उसे लाई थी। ये सुनकर नंदिनी तो हक्की बक्की रह गई, मगर मैंने नंदिनी का हाथ थामा और उसे यकीन दिलाया कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद से मैंने नंदिनी के लिए घर का एक अलग हिस्सा और रसोई बनवा दिया ताकि वो इज्जत से रह सके। अंजलि ने लाख कोशिशें की लेकिन मैंने नंदिनी को खुद से अलग नहीं किया। आज मेरे 2 घर हैं, 2 पत्नियां हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे हैं जो नंदिनी से हुए हैं।
मैं दोनों घरों में इंसाफ करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन अंजलि अब भी मुझ पर लगातार दबाव डालती है कि मैं नंदिनी को तलाक दे दूँ। आप लोग मुझे बताएं, क्या अंजलि का कहना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।